अब देखो वो यहाँ पे हमें बोल रहा है अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज शोन। अब बहुत सारे जो है ना कुछ सब्सटेंस हमें जो दिए गए हैं ना, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इथेनॉल, ग्रेफाइट, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन, प्रोपीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज कर लो, जो ऑर्गेनिक है ना उनको अलग कर लो, उनको ना अलग ही हाईलाइट कर लो। सिर्फ ये काम इसमें ये इतना ये कर लेना, जब भी इस टाइप के ये क्वेश्चन आए ना तो ऑर्गेनिक वालों को अलग जो है ये कर लेना, ठीक है। जैसे इथेनॉल ऑर्गेनिक है, मिथेन ऑर्गेनिक है, प्रोपेन ऑर्गेनिक है और प्रोपीन ऑर्गेनिक है ना। अब वो बोला है कोई आंसर द क्वेश्चन, सब चीजें ना। वो बोले विच इज अ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड हमारे पास क्या होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉर्मली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एक्सेप्ट जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड, इन तीन को छोड़ के ये तीनों एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी सारे के सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मेटल ऑक्साइड जो ये कौन सा शुरू से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ गया ये बॉक्साइट, फिर आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारा आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर वो बोल रहे हैं कि कंटेन्स कार्बन एटम्स ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स, तो यानी कि ये ऑर्गेनिक होगा। अब इथेनॉल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है CH3CH2OH, इथेनॉल का ये। मीथेन का है, अच्छा नहीं ये ऑर्गेनिक नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक में तो हाइड्रोजन भी होगा ना। सॉरी सॉरी, सही, ये मुझसे ये गलती हुई यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखो बॉक्साइड तो और होती है, ये तो हो नहीं सकता। कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें तो वो कार्बन है ही नहीं। इथेनॉल में वो कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, तीनों जो है ये वो चीजें आ रही हैं। ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कार्बन की ना, यानी ग्रेफाइट में यूं करके कार्बन वो कनेक्टेड होते हैं, कार्बन तीन कार्बन से वो कनेक्ट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो है वो वेकेंट होती है ना, एक वैलेंसी इसकी ये वेकेंट होती है, इसी के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा जिसमें सिर्फ ये वो कार्बन होते हैं वो डायमंड होता है, ठीक है। फिर बोले डैश इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से हमारे पास जो कि क्या बनता है, फर्मेंटेशन से हमारे पास बनता है इथेनॉल। आपको ये तो याद होगा, ग्लूकोज की हम करते हैं फर्मेंटेशन C6H12O6 की, इसकी फर्मेंटेशन करते हैं ईस्ट कैटलिस्ट के जरिए। तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है इथेनॉल C2H5 ये OH और +2 CO2। और इसके लिए कंडीशन ये क्या होती थी, एक तो एयर टाइट कंडीशन होनी चाहिए, और दूसरा जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो होना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्मेंटेशन होती थी ना। अगर मैं यहाँ पर जैसे एयर टाइट कंडीशन के ना हो, तो यहाँ पर जो इथेनॉल ये बन रहा होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है एयर के साथ रिएक्शन करके, तो इसी वजह से एयर टाइट वो कंडीशन होती है। तो ये इथेनॉल ये हमारे पास है, इथेनॉल। फिर देन इसके वो बात बोले कि डैश इज मैन्युफैक्चर्ड, सॉरी डैश इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। बोले कि वेजिटेशन को जो हम डिकम्पोज करते हैं उससे क्या आता है, मिथेन हमारे को पास आता है ना। वेजिटेशन को जो डिकम्पोज करते हैं ये तो वैसे ही जो है ना आपको याद होना चाहिए, मिथेन हमारे को पास आता है। और ये रहा मिथेन, इसके लिए मुझे कोई ऊपर देखने की नीड ही नहीं थी। फिर वो बोला है कि डैश कंटेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनमें से वो कौन कंटेन करेगा, हमारे पास ये फर्स्ट ही आंसर है, ये बॉक्साइड। बॉक्साइड हमारे पास क्या होती है, ये और होती है एल्यूमिनियम की। इसमें जो है ना एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो फॉर्म में होता है। फिर हम देन इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इससे हम एल्यूमिनियम को अलग जो है ये कर लेते हैं। ये और मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो है ये लिख दिया। फिर वो बोला है डैश कॉजेज हैसिड। अच्छा हैसिड हमारे पास सल्फर ऑक्साइड जो क्या बनाता है, उसके वो साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी क्या करते हैं, एसिड रेन जो है वो करते हैं ना। अब इनमें से ऊपर यहाँ पे कौन सा ये दिया हुआ है, सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे ये दिया हुआ है।
तो सल्फर ऑक्साइड है जो कि एसिड रेन ये करवाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन तो एसिड रेन नहीं ये कराता है, एसिड रेन जो है ये कौन कराता है, SO2 या NO या NO2 ना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने खाली SO2 लिख दिया, आप पूरा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये लिख देना। वो बोले कि डैश इज अ सिंपल मॉलिक्यूल विथ 11 एटम्स। वो बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल है जिसके पास 11 एटम्स है। देखो, एक तो उसने मॉलिक्यूल की ये बात करी है ना, तो बॉक्साइड मॉलिक्यूल नहीं है, ये हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक को कंपाउंड है, वो भी मॉलिक्यूल जो के नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेफाइट भी एक ये अलग चीज होता है, ठीक है। और बोले कि जिसमें 11 एटम्स आ रहे हो ना। अब देखो, हमें पता है नाइट्रोजन में भी ये 11 एटम्स नहीं आते, ऑक्सीजन में भी नहीं आ सकते, SO2 के अंदर भी नहीं आ सकते, है ना। प्रोपेन, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें 9 एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेफाइट में तो अनलिमिटेड होते हैं। मीथेन है CH4, इसमें भी ये 11 नहीं आ रहे। प्रोपेन होगा मेरे पास C3H8, क्या इसमें है ये 11 आ रहे हैं, हाँ। इसमें H जो है वो 8 है, और C जो है और 3 जो है वो C जो है वो 3 है। तो 3 + 8 इज इक्वल टू 11, तो इसमें 11 आ रहे हैं। यस। प्रोपीन होगा C3H6, इसमें कितने आ रहे हैं, तो 9, तो ये भी नहीं हो सकता। सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 है, ये भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन में 5 ये एटम्स नहीं होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में ना, 2 ही एटम्स होंगे, जिस तरह O2 में होता है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेन। और बाकी हाल ही में आपको आंसर कर रहा हूँ हेलोट्रॉप का ना, मैंने देख लिया है, मैं कर रहा हूँ। ये वाला करा दूँ, फिर इसकी बता पा रहा हूँ वापस। देखो, उसके वो बात बोले कि डैश इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइमस्टोन थर्मली डिकम्पोज इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखो, लाइमस्टोन चाहे वो ब्लास्ट फर्नेस में डिकम्पोज हो या कहीं पे भी हो ना, लाइमस्टोन हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको इक्वेशन ये याद होनी चाहिए कि जब भी मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड +CO2, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमने वो याद है, उसमें वो पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में ना, और ये मैंने बहुत डिटेल में ये चीज क्या समझाई थी कि लाइमस्टोन आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि एक मेटल जो ये कार्बोनेट है। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड +CO2। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड +CO2। अब यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ऊपर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सही। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि डैश इज अ गैस दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ अ क्लीन ड्राई एयर, ऑक्सीजन। इसके लिए तो बिल्कुल भी कहीं देखने की नीड ही नहीं है ना, सही। फिर देन उसके वो बाद बोले डैश इज अ मोनोमर इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन हमेशा एल्कीन की होती है, सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो एल्कीन की होती है खाली ना, बाकी किसी की भी नहीं होती। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो सिर्फ एल्कीन की होती है, बाकी किसी एक की भी नहीं होती, सही। और एल्कीन यहाँ पे ये कौन है, एल्कीन यहाँ पर एक ही है, प्रोपीन, C3H6। इसलिए मैंने कहा था जो ऑर्गेनिक है उनको जरा अलग करके के रख लो ना, सही है। तो ये प्रोपीन हमारे पास है। फिर देन इसके बाद एटम्स, अच्छा। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास ना एक हेलोट्रॉप का आया था। तो हेलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है, जैसे कार्बन है, कार्बन की एक से ज्यादा ये स्टेट्स होती है, इनको बोलते हैं
एलोट्रॉफिक फॉर्म। जैसे कि कार्बन से मिलके जो डायमंड भी बनता है, कार्बन से मिलके जो वो ग्रेफाइट भी के बनता है, ग्रेफीन भी जो है के बन रहा होता है। यानी एक ही ये वो कार्बन से ग्रेफाइट भी बन रहा है, वो डायमंड भी के बन रहा है। तो ये एक ही, यानी एक ही वो कार्बन की डिफरेंट जो है वो फिजिकल स्टेट्स है, तो इसको बोलते हैं हेलोट्रॉप। देन उसके वो बात बोल रहा है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। Atoms are made up of electron, proton, and neutron. Complete the table. 2.1. अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1 का, ये हमने जो के लिख दिया ना। और रिलेटिव मास इसका लिखा है। फिर न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, 0, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, 1, ये तो हमें खाली याद करना है। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है, +1, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका ये मास होता है 1। समझा ना, कोई समझाने वाली बात है ना कोई, ये तो बेसिकली सिर्फ हमें जो है ना वो याद करना है बस, और ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर देन इसके बाद हमारे पास है, अब वो बोले कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स द सेम एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोटोप। यहाँ पर अब देखो दो आइसोटोप दिए हुए हैं, सही है। अब इन दोनों आइसोटोप्स को अगर आप गौर से ये देखो ना, तो दोनों का जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम है। दोनों का जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम है। सही है, दोनों का प्रोटॉन नंबर क्या है, वो 19। यही आइसोटोप होता है ना, आइसोटोप में नंबर ऑफ ये प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन जो डिफरेंट होते हैं। यानी कि ऊपर का जो अच्छा, जो ऊपर वाला ये नंबर होता है ना, ये हमारे पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो ये डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं हमारे पास। सही है, जो न्यूट्रॉन यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, ये डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा ऊपर वाला जो वो मास नंबर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मास नंबर हमारे पास है 39, इसमें मास नंबर है 41 और नीचे 19 ना, वही 19 ये प्रोटॉन नंबर है। अब इसमें जो है ना 41 में दो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो आ गए हैं। सही। अब वो बोल रहा है कि भाई अब इनके बारे में सब चीजें जो है ना ये बताओ वो किस में क्या है ना। सबसे पहले तो देखो, जब भी ये वो क्वेश्चन है, सबसे पहले ना ये प्रोटॉन्स ये फिल करो, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स। अब वो पहले कुछ भी लिखा हो वो छोड़ दो, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है, 19 जो है ये प्रोटॉन्स हैं, ये आपने लिख दिया 19 प्रोटॉन्स है। फिर न्यूट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स आएंगे इसमें कैसे, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी कि 39 माइनस 19, तो ये आ गए न्यूट्रॉन 20। अब इसके ये कैसे आएंगे, 41 माइनस 19, तो ये आ गए 22। फिर देन इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये कितने हैं, देखो एक बात ना याद कि रखना, जैसे ये लिखा है ना के, अब इसके ऊपर वो कुछ भी नहीं, यानी चार्ज है वो 0 है। इस चार्ज का, इस 0 का ये मतलब क्या है कि ये एलिमेंट है। और एलिमेंट में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जितने ये प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब अगर ये पॉजिटिव, ये वो चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन्स देन दी प्रोटॉन्स। सही है, तो पॉजिटिव चार्ज है कितना, खाली पॉजिटिव, यानी कि +1। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो कम होगा किससे, प्रोटॉन से, यानी ये आ गया 18 से। फिर देन उसके वो बाद हमें बोल रहा है कि भाई द टेबल 2.3, टेबल 2.3 shows the relative masses and the relative abundance of the two isotope of potassium। अब देखो 39 है ये, इसका ये मास है, इसकी अबंडेंस यानी परसेंटेज जो है ये दी हुई है कि 90। और इसी तरीके से दूसरा आइसोटोप है ये 41, इसका मास है और इसकी अबंडेंस दी गई है 10। देखो इन दोनों का काउंट हमेशा 100 के इक्वल आएगा, इन दोनों को ये ऐड करेंगे ना, तो हमेशा इनका जो वो काउंट आएगा वो इक्वल आएगा 100 के।
इनका जो काउंट है हमेशा 100 के जो है वो इक्वल आएगा। अब देखो क्या है इनका, वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ पोटेशियम टू वन डेसिमल प्लेस। अब आपने यहाँ पे वो करना क्या है, आपने जो इनका जो मास दिया हुआ है उसको इनकी एबंडेंस से मल्टीप्लाई जो ये कर देना है। यानी कि 39 माइनस 9, 39 इंटू 90, ये मैंने कर दिया, जैसे मैंने गलती से 40 लिख दिया। 39 इंटू 90, यानी कि जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास था उसको मैंने इसकी एबंडेंस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस जो सेकंड आइसोटोप है उसका मास, उसके मास को मैं इसकी एबंडेंस से जो है कि क्या करूंगा, मल्टीप्लाई जो है मैं ये वो कर दूंगा। सही। और जो अब इन दोनों की जो ये जो एबंडेंस का सम होता है वो 100 की ये इक्वल होता है, और 100 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास ये आ जाएगा। फिर से सुन लो, जो मास होगा ये आइसोटोप का उसको मैं उसकी एबंडेंस से मल्टीप्लाई जो है ये कर दूंगा, यानी 39 इंटू 90 प्लस 41 इंटू 10 और 100 से डिवाइड कर देना है। अब वो बोल रहा है कि भाई द आइसोटोप ऑफ, अच्छा अब ये वाला ये क्वेश्चन काफी अजीब सा था, तभी ये 1 मार्क का है। एन आइसोटोप ऑफ एल्यूमिनम हैज अ न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ 27, एल्यूमिनम हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 27। वो बोल रहा है कि ये एल्यूमिनम जो है उसका जो न्यूक्लियॉन वो नंबर है वो है कि ये 27, न्यूक्लियॉन नंबर का होता है वो मास नंबर, एंड जो उसका जो मास है वो भी 20, ये 7 है। बोला कि स्टेट व्हाट कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, यानी यूं ये करके, यानी कि एल्यूमिनियम है, नीचे इसका जो ये प्रोटॉन जो है वो 13 है और ऊपर 20, ये वो 7 है। अब जो उसने मुझे आइसोटोप दिया है ना एल्यूमिनियम का, उसका मास नंबर जो है वो है ये 27, और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का वो भी 20 जो है ये वो 7 है। तो इसका पता है क्या मतलब है कि एल्यूमिनियम का एक ही आइसोटोप है। जैसे कि अगर एल्यूमिनियम के मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं, अगर ये एक का मास है ये 27, दूसरे का मास है ये 29, और तीसरे का मास है ये 28 ना, तो इनका जो रिलेटिव एटॉमिक ये मास आता वो कभी भी 27 जो है ये नहीं आता, वो हमेशा ये 27 और ये 29 के ये बीच में आता। सही है। तो जो आइसोटोप का मास नंबर है वही उसका जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास है। दैट मीन्स के इसका ये एक ही आइसोटोप है। दैट मीन्स के इसका एक ही आइसोटोप है। ठीक है। एल्यूमिनियम हैज ओनली वन आइसोटोप विच हैज अ मास नंबर ऑफ 27, यानी इसके इसके अलावा इसका कोई भी आइसोटोप जो है वो नहीं है। फिर देन इसके बाद हमारे पास, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई अ कैल्शियम एटम हैज अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 AA2, give the formula of the one atom and the one negative ion that has the same electronic configuration as of Ca2 plus। अब ये जो ना बड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होता है, इसके लिए आपको प्रोडक्ट टेबल दिखाना जो जरूरी होता है। देखो जैसे Ca+2 है, तो Ca+2 की ये कन्फिगरेशन क्या होगी, Ca की क्या है उसने यहाँ पे जो ये दी हुई है ना, Ca की है 2AA2, तो Ca2+ की क्या होगी 288। सही है, यानी कि आखिरी जो शेल होगा वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो रहे हैं, तो ये हो रहा है Ca+2। अब इसकी ये कन्फिगरेशन क्या है, 2 डबलेट। वो बोल रहा है कि दो ऐसे, यानी कि एक एटम और एक नेगेटिव आयन, एक एटम और एक नेगेटिव आयन जो है वो ऐसा, ये हमें ये बताओ जिसकी सेम जो है वो ये कन्फिगरेशन हो। अब देखो इसके लिए आते हैं हम प्रोडक्ट ये टेबल पे। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल पे आते हैं, नीचे इसको इन्वर्टेड भी करना पड़ेगा। इसमें ये बड़ी मुश्किल होती है। हाँ। अब देखो हमारे पास ना ये वो कैल्शियम है ना, देखो ये वो कैल्शियम है, वो कैल्शियम उसने हमें यहाँ पे को दिया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा एटम और एक ऐसा नेगेटिव आयन जो है वो बना के दो जिसकी ये कन्फिगरेशन सेम हो एज ऑफ कैल्शियम, यानी कि एक एटम और एक ऐसा नेगेटिव आयन जो है वो ये बना के दो कि जिसकी ये
कन्फिग्रेशन जो है वो सेम हो। सही है। अब एटम यहाँ पे जो है, ये क्या आएगा देखो अब, कैल्शियम की ये कन्फिग्रेशन क्या है, कैल्शियम के ऊपर लिखी थी 2882, बट जब ये कैल्शियम +2 में चेंज हो जाएगा तो यहाँ से एक जो है ये गायब हो जाएगा 2। अब इसकी क्या हो गई, 288, कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 288 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने ऐसे ये एटम यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है जिनमें 18 जो है वो ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहाँ पे 3 शेल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं ना, 3 शेल इसमें कंप्लीट है। तो होता क्या है, अब जो मेरे पास, अब ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है पीरियड 4 में। अब मुझे नेगेटिव आइन या फिर उसके लिए मुझे पीरियड 3 में जो है कि जाना पड़ेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं, ये तीनों ना, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अगर आप फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को, ये देखो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, अब आप इन तीनों का ये अगर देखो, इसमें 15 ये इलेक्ट्रॉन है, सही है, इसमें 16 है, इसमें 17 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 285, इसकी क्या है 286 और इसकी है 287। ये जो है इसको अगर अपना बैलेंस शेल, ये क्योंकि नॉन मेटल ही अपना बैलेंस शेल ये कंप्लीट करेगा, इसको अगर बैलेंस शेल ये कंप्लीट करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, ये गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा तो इसके ऊपर ये चार्ज क्या आ जाएगा, -3 का। सही है। और अगर ये वो सल्फर है, इसको 2 ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये भी वही रहेगा 288, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2 का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करें। इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऑक्टेट में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1 का। तो देखो इन तीनों नेगेटिव आयन की वही जो है ये कन्फिग्रेशन आ रही है, जो कि इस कैल्शियम +2 की आ रही है। ठीक है। तो नेगेटिव आयन तो इन तीनों में से कोई एक का ये हो जाएगा। और एटम कौन सा होगा, जैसे कि उसने अगर मुझे कैटाइन दिया है पीरियड 4 का, तो कोई भी नोबल गैस वाला, आप ये वाला ये ले लो हार्गन का। ठीक है, क्योंकि हार्गन में कितने 18 ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आप यहाँ पे बस ये देख लो कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ रहे हैं, किस एटम में, वो आर्गन में आ रहे हैं। तो एटम मेरे पास हो जाएगा हार्गन, और नेगेटिव आयन आप इनमें से कोई भी जो है ना एक ही वो ले लो इसे। अच्छा देखो, फिर उसके वो बात हमारे पास है, वो बोले कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द कॉपर एंड द कंपाउंड्स ऑफ कॉपर। वो बोले कि ये क्वेश्चन कॉपर और उसके कंपाउंड्स के बारे में, डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन अ मेटेलिक एलिमेंट सच एज कॉपर। कॉपर में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अच्छा यहाँ पर वो बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, मैंने अक्सर ये चीज ये देखी है, वो कॉपर में जो है ना आयनिक बॉन्डिंग, पता नहीं क्यों बच्चे ये लिख देते हैं, आयनिक बॉन्डिंग क्यों ये लिखते हैं, ये गलत है भाई। कॉपर कोवेलेंट होता है, ओ सॉरी, मेटेलिक है, मेटल है ना, तो मेटेलिक होगी इसमें। अब मेटेलिक ये बॉन्डिंग की वो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज दी, अब ये टेक्स्ट बुक ये डेफिनेशन है, ये अपने पास आप ये ना जहन में याद वो कर लेना, इसमें कोई चेंजेस करने की नीड जो है ये नहीं है। ये बिल्कुल ये टेक्स्ट बुक ये डेफिनेशंस होती है। सही। वो बोले कि भाई ये है कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका हो गया ये 1 मार्क, 3 मार्क का है ना, इसका हो गया ये 1 मार्क के, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका हो गया ये 1 मार्क। दूसरा मार्क जो है कि किसका है, बिटवीन पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल, इसका ये दूसरा मार्क हो गया। और ये तीसरा किसका है, एंड द सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 वो मार्क्स इसके जो है वो हो गए। यानी कि 1 मार्क ये किसका है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा मार्क ये किसके बीच में है, ये मेटल के ये पॉजिटिव आयन और सी ऑफ डी लोकलाइज ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आ। सही। फिर देन इसके बाद वो बोले एक्सप्लेन हाउ द सॉलिड कॉपर कंडक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी। देखो अब होता क्या है, 2 तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो कंडक्ट होती है ना, एक होती है आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, और दूसरी होती है मेटल्स में।
आयनिक कंपाउंड्स में होती है बाय हाइंस, और आयंस जो है वो मोल्टन या एक्वस फॉर्म में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है के करते हैं, क्योंकि उनमें स्पेस जो है वो जो हाइऑन्स होती है उनको स्पेस चाहिए होती है मूव करने के लिए। जो हाइऑन्स होती हैं, आयॉन्स को स्पेस चाहिए होती है वो मूव करने के लिए। ठीक है। जैसे कि अगर कोई वो सॉलिड फॉर्म में है आयनिक कंपाउंड ना, तो यूं वो करके होगा, बिल्कुल आपस में ये पैक्ड होंगे, तो इनके पास कोई स्पेस ही नहीं है ये मूव करने की। लेकिन जब ये लिक्विड में आएंगे तो ये थोड़ा दूर दूर जो है ना ये हो जाते हैं। सही। वेयर एज मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी ये कंडक्ट होती है। अच्छा अब देखो, क्योंकि हाइऑन्स का साइज थोड़ा ये बड़ा होता है, तो उनको मूव करने के लिए स्पेस चाहिए होती है। वेयर है जो इलेक्ट्रॉन्स इनका साइज जो है वो छोटा होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये कर लेते हैं, और मोल्टन या हेक्वस में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये वो कर लेते हैं। सही। तो सॉलिड जो है मेरे पास ये जो कॉपर है, हाउ अ सॉलिड कॉपर कंडक्ट ये इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के जरिए जो ये इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट होती है। हाँ, जो ये पिछला वाला जो वो क्वेश्चन, तो उसमें आप क्लोरीन, सल्फर या फॉस्फोरस, इन तीनों में से कोई भी जो है आप आंसर ये वो लिख सकते हो। मैंने स्लैश डाल के लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, क्योंकि तीनों जो है वो सेम ही जो है वो आयन बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि कॉपर इज इन alloys such as brass. State the one reason why the alloys are more useful than the pure metals. देखो, alloys इसलिए होते हैं, एक तो alloy मोर स्ट्रोंगर होते हैं, और सबसे जो मेन रीजन है, alloy क्या होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं देन दी प्योर मेटल। प्योर मेटल इतना स्ट्रोंगर नहीं होता। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे ये बता देता हूँ। रीजन क्या होता है कि भाई जो हमारे पास प्योर ये मेटल है, जैसे वो कॉपर है, कॉपर यूं को करके होगा। ठीक है। यानी कॉपर में क्या होती है, मेटल की ये लेयर्स होती हैं। तो अगर मैं ऊपर से ये हिट करूं, अगर मैं ऊपर से ये हिट करूं ना, तो ये लेयर आगे की तरफ जो है वो स्लाइड ये पकड़ जाती है। अगर मैं ऊपर से ये हिट करूं, तो ये लेयर आगे की तरफ जो है स्लाइड ये पकड़ जाती है, और मेटल का स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है। वीआर एस अलॉय में क्या होता है, अलॉय में जो मेटल्स होते हैं उनके साइजेस जो डिफरेंट होते हैं। अलॉय में जो मेटल्स होते हैं उनके जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा जो है ये मेटल्स होते हैं, एक से ज्यादा वो टाइप के मेटल्स होते हैं। तो इनमें कोई ये लेयर्स नहीं होती, अलॉय में कोई जो लेयर्स नहीं होती ना। ठीक है। तो मैं अगर मैं पीछे से हैमरिंग भी ये कर रहा हूँ, तो हलॉयज का वो टूटना, यानी कि एक लेयर का दूसरी वो लेयर के ऊपर से स्लाइड करना बहुत ही जो वो मुश्किल होता है। तो ये रीजन होता है कि हलॉय जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन दी प्योर मेटल। सही है, मोर स्ट्रॉन्गर देन दी प्योर मेटल, एक ये रीजन है ये हलॉय का। नेम द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रास अदर देन दी कॉपर। ब्रास जो होता है दो वो चीजों का मिक्सचर होता है, यानी कि जो मेटल है वो दो चीजों का ये मिक्सचर होता है, एक जिंक और एक कॉपर का। अब वो बोल रहा है कि भाई कॉपर सल्फेट crystals are made by the reaction between copper 2 carbonate and dilute sulfuric acid using the following steps. The sulfuric acid has a concentration of 0.1 मोल पर वोडियम क्यूब। वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास ना कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हम ये बना रहे हैं, और ये रिएक्शन हो कि कैसे रहा है, ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि भाई हम रिएक्शन कर रहे हैं वो किसका, हम जब को रिएक्शन कर रहे हैं कॉपर ये कार्बोनेट का डाइल्यूट ये सल्फ्यूरिक एसिड से। यानी जो कॉपर कार्बोनेट है उसका हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहा है कॉपर सल्फेट प्लस H2 प्लस CO2। और उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसकी कंसंट्रेशन भी हमें ये दे दी है, ये कितनी है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। अब वो बोल रहा है कि भाई अब पूरा जो सॉल्ट मेकिंग का जो ये प्रोसेस है वो क्या है, powdered copper 2 carbonate is added to the dilute sulfuric acid, the mixture is stirred and the reaction occur। रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फेट जो है कि बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हम कॉपर ये कार्बोनेट को रखते हैं ये हेक्सिस में, और H2SO4 यानी कि जो एसिड होता है उसको हम रखते हैं लिमिटिंग ये रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि H2SO4 ये एसिड है, अगर ये एंड में ये बच गया तो ये पूरे H2SO4 को जो है ये उसकी जो ये प्योरिटी है उसको खराब कर देगा ना, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है। फिर वो बोले कि मोर कॉपर वो कार्बोनेट इज एडेड, वो बोल रहा है कि मोर कॉपर वो कार्बोनेट इज एडेड
with string until the reaction stop, unreacted copper carbonate is separated। अच्छा देखो क्या है, मैंने अभी एक बात आपको को समझाई है ना कि हमने H2SO4 और कॉपर कार्बोनेट का हमने रिएक्शन किया है, कॉपर कार्बोनेट को हमने लिया हेक्सेस में, और H2SO4 को हमने लिया वो किसमें, एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आफ्टर द रिएक्शन कॉपर H2SO4 मेरा पूरे का पूरा वो कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉपर कार्बोनेट सॉलिड, और CuSO4 हमारे पास जो ये बच गया है हमारे पास, यानी कि एक मिक्सचर आ गया कॉपर ये कार्बोनेट और CuSO4 का। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे फिल्टर, इसको हम करेंगे फिल्टर। वो बोले कि अनरिएक्टेड कॉपर, ये कार्बोनेट जो कॉपर कार्बोनेट ये हेक्सेस में था, इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बाय द फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के जरिए हमने कॉपर वो कार्बोनेट को भी अलग हमने ये कर लिया। अब हमारे पास जो कि क्या बच गया, कॉपर सल्फेट। एक was कॉपर सल्फेट इज हीटेड until सम ऑफ द वाटर इज evaporated। जो एक was कॉपर सल्फेट है उसको हम हीट करेंगे ताकि हमारा जो ये वाटर है वो एवोपरेट जो है वो हो जाए। फिर उसके बाद जो एवोपरेट करने के बाद थोड़ी देर हम सॉल्यूशन को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो आ सकें, ताकि ये हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो आ सकें। द क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड एंड दी ड्राइड। अच्छा अब यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है कि हम वॉशिंग करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। वो आगे इसके बारे में लाजमी जो है वो पूछेगा, वॉशिंग विथ डिस्टिल वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटी, ठीक है, ताकि इम्प्योरिटी हमारे पास जो है रिमूव हो जाए। फिर दोबारा इसको ये ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे क्रिस्टल्स, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉपर सल्फेट को किया हीट, तो वाटर इससे एलिमिनेट होना स्टार्ट ये हो गया। फिर हमने इसको जब इनफ हीट कर लिया तो हमने इसको ये ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, यानी कूल डाउन होने के लिए हमने ये छोड़ दिया ना। फिर जब हमने ये कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया, वो ड्राई हो गया, तो अब हम इसको मजीद ड्राई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब ये क्रिस्टल फॉर्म में ये आ जाता है, तो हम जो फिजिकल ये इम्प्योरिटी होती है वो हटाने के लिए हम इसको डिस्टिल ये वाटर से वॉश ये करते हैं, और देन हम इसको एक और वो दफा फिल्टर ये पेपर या ओवन में ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, सही। तो हमारे पास प्योर ड्राई कॉपर सल्फेट जो है वो आ जाता है। अब वो बोलेंगे गिव द टू ऑब्जर्वेशन इन स्टेप 1। अब देखो स्टेप के 1 में क्या होगा, एक तो हमारे पास जो है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ये डिजोल्व होगा। दूसरा ये है कि CO2 के ये बबल्स आएंगे, दो ऑब्जर्वेशन ये हो गई। थर्ड क्या होगा, जब ये तो कॉपर सल्फेट ये कॉपर वो कार्बोनेट ये क्या है अभी, वो सॉलिड है, जब ये सॉल्यूशन में ये कॉपर सल्फेट ये बनाएगा, तो कॉपर+2 जो है उसका जो वो कलर होता है ये तो सॉल्यूशन में ये ब्लू होता है, तो सॉल्यूशन का जो वो कलर है ये वो क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, सही। तो तीनों में से कोई भी दो आप ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये लिख सकते हो, सही। फिर देन उसके ये बात बोले कि स्टेट वाई द रिएक्शन स्टॉप इन स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 में जब हम ये कॉपर वो कार्बोनेट ऐड ये करे जा रहे थे, लेकिन रिएक्शन हमारा जो के रुक गया, क्यों, क्योंकि H2SO4 जो है वो मैंने लिया था एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो वो पूरे का पूरा ये कंज्यूम हो गया, ठीक है। ऑल द H2SO4 इज यूज्ड अप। फिर देन उसके बाद बोला है नेम द रेजिड्यू इन स्टेप 3। स्टेप ये पुथरी क्या है कि अनरिएक्टेड कॉपर कार्बोनेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। आप ये हेफरवेसेंस भी ये लिख सकते हो बबल्स के ये बदले। अब जो यहाँ पर हमारे पास कॉपर ये कार्बोनेट था सॉलिड, उसको हमने कॉपर सल्फेट से जो अलग किया है, तो जो वो सॉलिड हमारे के पास आया है उसको हम बोलते हैं ये रेजिड्यू। जो सॉलिड हमारे पास ये अलग हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये अलग हो गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो लिक्विड या सॉल्यूशन हमारे पास फिल्ट्रेशन में अलग होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो कॉपर कार्बोनेट का जो वो सॉलिड कॉपर वो कार्बोनेट के अलग होता है उसको बोलते हैं रेजिड्यू, सही है। तो रेजिड्यू यहाँ पर क्या होगा, कॉपर जो है वो कार्बोनेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि नेम अ सब्सटेंस अदर देन द कॉपर कार्बोनेट दैट कैन बी एडेड टू द सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट। अब देखो ये हमारे पास क्या है, जो भी देखो कॉपर वो कार्बोनेट यहाँ पर जो है वो सॉलिड था, इनसॉल्युबल था, तो अब मुझे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो बनाना है, तो आप यहाँ पे कोई भी वो कॉपर का कंपाउंड जो है यूज ये कर सकते हो।
यानी आप कॉपर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड भी यूज है ये कर सकते हो, ये दोनों इंसॉल्युबल होते हैं। इसका अगर आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 से, तो ये भी कॉपर सल्फेट जो है के बनाएगा, और इसका भी कराओगे तो ये भी कॉपर सल्फेट ही जो है वो बनाएगा। तो आप इन कॉपर को, ये कार्बोनेट के बदले आप कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड कोई भी जो है यूज ये कर सकते हो। सही। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि भाई द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ अ स्टेप 4 contains a maximum amount of copper sulfate that will dissolve at that temperature state, the term used to describe this type of solution। हाँ, कॉपर के साथ भी आप ये वो कर सकते हो ना, मेटल के साथ तो आप ये कर ही ये सकते हो ना। मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स भी उसके जो वो बता दिए हो ना, मेटल के साथ तो आप कर ही के सकते हो, यानी खाली वो कॉपर के साथ ही। अब वो बोल रहा है कि भाई जो सॉल्यूशन 4 के जो स्टेप 4 था पीछे जाने की के नीड नहीं, ये पे उन्होंने सारी बातें ये समझाई हुई हैं। वो बोल रहा है कि भाई वो बोल रहा है कि इन द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ स्टेप 4 contains a maximum amount of copper sulfate that will dissolve at that temperature। यानी कि स्टेप 4 के बाद जितना मैक्सिमम अमाउंट कॉपर सल्फेट का डिसॉल्व ये हो सकता था, उतना जो है वो डिसॉल्व ये हो गया। अब बोले स्टेट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कि जिसमें जितना मैक्सिमम ये अमाउंट किसी सॉलिड का डिसॉल्व ये हो सकता है उतना ये डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे जो ये वो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन। ऐसे वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ये वो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड को सॉल्यूशन। देखो तीन दो टाइप के होते हैं ना हमारे पास सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। दोनों में ये डिफरेंस क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिसमें एडिशन का मजीद रूम अभी भी हो। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिसमें एडिशन का रूम अभी भी हो। ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब यह है कि जिसमें एडिशन का रूम जो है वो अभी भी हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है? जिसमें और कोई मजीद चीज डिसॉल्व जो है वो नहीं हो सकती। अब वो बोल रहे हैं कि भाई स्टेप वन इज जनरेटेड, स्टेप वन इज रिपीटेड यूजिंग द सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर डीएम क्यूब इंस्टेड ऑफ 0.1। यानी कि मैंने जो वो कंसंट्रेशन थी वो मैंने ये कम कर दी ना, जो मेरे पास ये कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन मैंने ये वो कम कर दी। ठीक है। जो कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन मैंने जो है ये कम कर दी। अब वो बोला है कि ऑल द अदर कंडीशन रिमेन्स द सेम, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अच्छा, सॉरी मैंने उल्टा जो है कि बोल दिया। वो बोल रहा है कि स्टेप वन इज रिपीटेड यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर डीएम क्यूब इंस्टेड ऑफ 0.1। यानी कि हमने 0.2 मोल पर डीएम क्यूब जो है ये यूज करी है इंस्टेड ऑफ 0.1। ठीक है। यानी पहले हम 0.1 यूज कर रहे थे, उसके बाद चेंज करके हमने 0.2 मोल पर डीएम क्यूब यूज करना स्टार्ट ये तो कर दी। सही है। तो जिससे क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो गया। एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। देखो जब भी मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज के करूंगा ना, तो उससे कि क्या होगा, पार्टिकल जो है वो करीब करीब आ जाएंगे। यानी कि मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास जो है वो आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, मेरा कोलिजन जो है वो इंक्रीज जो है वो हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किससे इंक्रीज होता है? कि जब मेरा कोलिजन जो है वो ज्यादा हो। रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास जो है वो किससे ये इंक्रीज होता है? मेरे पास इससे ये इंक्रीज होता है जिससे मेरा रेट सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन मेरा इंक्रीज होता है जब मेरा कोलिजन इंक्रीज हो रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन उससे ये इंक्रीज होता है जब मेरा कोलिजन इंक्रीज जो है ये हो रहा हूँ। तो जब मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज के करता हूँ तो पार्टिकल जो है वो करीब करीब आ जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ये बॉक्स है, ये मेरे पास है एक बॉक्स, इसी के जैसा है एक और आ गया बॉक्स। ठीक है।
अब इसमें जो है कंसंट्रेशन जो कम है, इसमें कंसंट्रेशन जो ज्यादा है। तो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब है। इसमें कंसंट्रेशन मोर है, इसमें जो है लेस है। तो इसमें जो है वो मोर वाले में, यानी इसको बोल दो बी, इसको बोल दो ए। तो बी ये वाले में जो पार्टिकल्स हैं, जो बी वाले में जो ये पार्टिकल्स हैं, ये करीब करीब हैं। तो इनमें कोलिजन क्या होगा, ये ज्यादा होगा। कोलिजन अगर इनमें ये ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो पार्टिकल जो है वो मोर ये क्राउडेड हो रहे हैं, जिसकी ये वजह से क्या हो रहा है, सो मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है। तो मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन हमारे के पास आ रही है, जिसकी ये वजह से रेट ऑफ रिएक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है। फिर वो बोल रहा है कि भाई कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स हैव द फॉर्मूला CuSO4.5H2O। से state the term used to describe a substance that is chemically combined with the water। यानी कि उसको हम उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं जिसके साथ ये वाटर जब वो कंबाइन हो रहा है, जैसे ऊपर ये हमारे पास ये कंबाइन ये हुआ हुआ है। तो इस पूरे सब्सटेंस को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। यानी कि ये हाइड्रेटेड हो गया। इस पूरे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। यानी कि ये हाइड्रेटेड ये हो गया। इस पूरे सब्सटेंस को ये हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ जो ये खाली वाटर जो ये अटैच्ड होता है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी इसके साथ ये जो खाली जो A5H2O जो ये अटैच्ड है ना, इस 5H2O को ये हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो ये पूरे का पूरा ये कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। हाइड्रेट का मतलब आपको ये पता है ना कि आप थोड़ा सा पानी किसी चीज में जो है ये डाल दो, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वो बोला है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द नाइट्रोजन and its compounds. Nitrogen contain molecule with the formula N2. Complete the dot and cross diagram in the figure 4.1 to show the electronic configuration in a nitrogen molecule. Show the outer shell electrons only। देखो ये N2 है। N2 में क्या होता है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास टोटल 7 जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 7 जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी ये कन्फर्गेशन होती है 2 और 5। अब ये 5 ये है कैसे, 5 जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये यूं आ रहे हैं करके ना, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये नाइट्रोजन है। अब इसके पास एक जो है ये पेयर है, और 3 जो है ये अनपेयर्ड है। सही। तो यानी इसके पास 3 ये अनपेयर्ड होंगे जो कि आपस में ये शेयर हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड होंगे जो कि आपस में शेयर हो जाएंगे। ठीक है। और एक जो है ये पेयर आ गया। और वैसे जो हमारे पास ये नाइट्रोजन होगा उसमें, जो वो दूसरा होगा उसके साथ भी ऐसी होगा। 3 अनपेयर्ड की मैंने क्या किया, एक एक दूसरे के साथ इन्होंने शेयर कर लिया, और जो वो पेयर थे वो अलग से आ गए। इसके बाद ये बोल रहा है कि भाई अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग द नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन इन द हैबिट प्रोसेस। ये इसकी इक्वेशन होती है। N2 गैस रिएक्टिंग विद 3H2 गैस टू फॉर्म 2NH3। सही। वो बोले कि स्टेट द 3 typical condition for the reaction between the nitrogen and hydrogen in the Haber process। यानी कि इस रिएक्शन की कंडीशंस एक्सप्लेन करो, जिसमें अब देखो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास जो है कि कितना होता है, 450 डिग्री C। प्रेशर कितना होता है, 200 atm। कैटलिस्ट क्या होता है, उसमें आयरन होता है यूज। अब ये आयरन जो है ना पाउडर्ड फॉर्म में होता है यूज ना, क्योंकि अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो सरफेस एरिया ये ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये भी ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये आपको सिर्फ ना याद करना है। ठीक है, इसका कोई समझाने वाली चीज नहीं है, ये कंडीशंस है जो आपको मेमोराइज करनी है। बाकी इसकी इक्वेशन तो मैंने ऊपर ही जो है ये वो लिख दी थी। सही। अच्छा देखो, फिर उसके वो बात हमें बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ammonia is converted to nitric acid in two-step process। In step one, ammonia and oxygen are passed over a catalyst। Balance the symbol equation for this reaction। अब बोले कि भाई इसको बैलेंस करके जो ये तो देखो देखो यहाँ पे टोटल मेरे पास नाइट्रोजन कितने, 4। यानी कि ये 4 है ना,
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 हेनो के साथ। फिर यहाँ पर टोटल ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 द 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 टू द 12। अब यहाँ पे देख लो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे ये कितने हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 ऑक्सीजन जो वो यहाँ पर, तो टोटल ये काउंट क्या हो जाएगा आपको, 10। तो ये हो गया 5, 5 टू द 10। अब बोले गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 एंड हेनो। काफी आसान है। NH4 क्या है, NH4 में 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है प्लस ये 1 का, 3 हाइड्रोजन है, तो उसके ऊपर हो जाएगा +3 का। तो नाइट्रोजन पे कौन सा होगा, -3 का। इसी तरीके से ऑक्सीजन है। अच्छा, ऑक्सीजन में अब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जब आएगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज जो है ये कौन सा हो जाएगा, वो नेगेटिव का। क्या आ जाएगा आपको इस बात के बारे में पता है, हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 जो है वो चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन पे -2 है, तो इसको ये बैलेंस आउट करने के लिए नाइट्रोजन पे कितना होगा, ये +2। तो इस तरीके से नाइट्रोजन होगा -3 इन NH3, और इन NO इट इज +2। भाई देखो मेरे पास ये NH3 है ना, अब इसमें एक ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस ये 1 का चार्ज होता है, तो 3 हाइड्रोजन के ऊपर ये कितना होगा, +3 का। तो और जो ओवरऑल चार्ज है ये 0 है। तो इस +3 के चार्ज को ये बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये कितना आ जाएगा, -3। सेम जो है ना, इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर +2 का ये NO2 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 का जब वो चार्ज होता है, तो यहाँ पर N2 के ऊपर +2 का जो है चार्ज आ जाएगा। बस ये लास्ट, इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि डिफाइन द ऑक्सीडेशन इन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन भाई, ऑक्सीडेशन दो होता है ना ट्रिडॉक्स में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हम बोलते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो। रिडक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के कम हो, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास है, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन किया, गेन करके इसके ऊपर चार्ज हो गया ये -1, तो इसका चार्ज 0 से -1 पे चले गया, तो ये हो गई रिडक्शन। सही। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होती है, यानी हैने है, एनए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर प्लस ये 1 का चार्ज आ गया, तो 0 से चार्ज है ये कहाँ चले गया, +1। 0 से चार्ज कहाँ चले गया, +1। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन को नंबर है। सही है। यानी कि ऑक्सीडेशन का नंबर का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन के नंबर, यानी चार्ज इंक्रीज हो रहा है। वो बोले कि हिन स्टेप टू ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट विथ NO टू प्रोड्यूस द नाइट्रिक एसिड एज देयर ओनली प्रोडक्ट। अब बोले कि भाई ऑक्सीजन वाटर रिएक्ट विथ NO। अब ऑक्सीजन और ये वाटर जो है वो NO के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन और ये वाटर NO के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। और जब ये NO के साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो हमारे पास HNO3 ये बन रहा है। उसने ऊपर ये बात हमें ये वो कही हुई है ना, ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट विथ ये NO टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर देखो ये बैलेंस, ये हमने इसी तरीके से जो इक्वेशन उसने कही थी, हमने यहाँ पे जो के लिख दी, NO रिएक्टिंग विद O2 एंड H2O टू फॉर्म NH3। अब मैंने इसको क्या करना है, ये को बैलेंस करना है। अब मैं ये बैलेंस जो है ये मैं ये करूंगा कैसे। अब देखो ये बैलेंसिंग एक वाकई में इसमें इशू होता है। देखो ऑक्सीजन को सबसे एंड में ना ये उसकी तरफ के लेके आओ ना, पहले बाकी सबको ये बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, सबसे ये पहले देख लो कि भाई आ, नाइट्रो एक मिनट, नाइट्रोजन मेरे पास कितना है, ऑक्सीजन इस तरीके से ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, आपने ये करना क्या है, यहाँ पे आपके पास, अच्छा इसमें अक्सर एक चीज ये भी आपको समझा देता हूँ। अक्सर ऐसा फील होता है कि भाई मार्किंग की स्कीम में थोड़ा ये अलग लिखा होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आप अलग तरीके से बैलेंस ये कर सकते हो, ये कोई ये रोल नहीं है कि आपने सेम तरीके से ये बैलेंस जो है ये करनी है। जैसे यहाँ पे H2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 अप्लाई किया, ठीक है। H2 वो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे
नाइट्रोजन कितने हो गए, टू, तो मैंने यहाँ पे टू अप्लाई के कर दिया, तो ये हो गया टू ओ, टू एन ओ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ये कितने हो गए, सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स ऑक्सीजन होगा यहाँ पे मेरे पास, टू इंटू थ्री सिक्स। अब यहाँ पे एच टू हो के पास जो है वो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एनओ टू के पास दो ऑक्सीजन है। अब मुझे जो हो टू है, अब इसके ऊपर मुझे थ्री ऑक्सीजन करने पहले, तो यहाँ पे मैं थ्री बाई टू अप्लाई कर दूंगा, तो ये टू जो है इस टू से वो कैंसिल आउट जो है वो हो जाएगा, सही। अब वो बोल रहा है कि अब हमारे पास अमूल वाला ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ये जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। वो हमें बोल रहा है कि भाई अमोनिया, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट NH4 टू SO4। अब ये इक्वेशन हमें को दी हुई है, वो बोल रहा है कि भाई 360 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर reacts with the sulfuric acid. Calculate the mass of ammonium sulfate produced during the following step। यानी कि मुझे अमोनियम सल्फेट का मास जो है ये निकालना है, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सही है। तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का कितना ये आ रहा है मास, सही है। अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इन 360 के डीएम क्यूब ना। वन मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 240 24 डीएम क्यूब। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल्स टू वी ओवर वी आर से हम मोल्स यहाँ पे करेंगे, ये कैलकुलेट, वी कितना है 360, और वी आर कितना है खुद ही उसने बोल दिया वो 24, तो 360 इंटू 24, तो ये हमारे पास आ गए मोल्स। मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 15। अब इन वो क्वेश्चन में आपने वो कुछ भी नहीं करना, जो वो आपको वो बता रहा है उसी तरीके से आपने ये जो करना है। फिर वो बोला है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NH4 टू SO4। अब NH4 टू SO4 के मोल्स में कैसे यहाँ पे जो है ये भी निकाल सकता हूँ भाई। NH3 के मोल्स में मैंने यहाँ पे ये निकाली, जो वो डाटा उसने मुझे दिया था उससे मैंने NH3 के मोल्स जो है वो निकाली है, 15 आ गए। अब वो बोल रहा है कि भाई उसने NH3 के मोल्स मुझसे वो निकलवा लिए, अब वो बोल रहा है कि NH4 टू SO4 के मोल जो है ये वो निकालो। तो मैं यहाँ पे मोलर रेशियो जो है यूज ये वो करूंगा, मैं यहाँ पे मोलर रेशियो यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर NH3 के मोल्स कितने हैं, टू, और NH यानी कि जो ये रेशियो क्या है, NH3 यहाँ पे टू है, तो NH4 टू SO4 कितना है, वन। NH3 यहाँ पे कितना है, और NH4 टू SO4, NH3 यहाँ पे है वन और टू, और NH4 SO4 NH2SO4 है वन, NH3 टू है, और NH4SO2 है वन। तो बताओ कि जब NH3 के 15 ये मोल्स होंगे जो अभी हमने निकाले, तो NH4SO2 के ये कितने होंगे। तो इसके जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7.5 मोल्स। कितने आ रहे हैं, 7.5। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ NH4 टू SO4 प्रोड्यूस द हेमार ऑफ NH4SO2 इज 132। अब इसका ये मास कैसे आएगा, मास का एक ही फॉर्मूला है, N इजिकल्स टू एम और हैमार। तो हम मैं ये हैमार को इजिकल्स टू ये उस तरफ जो है ये कर दूंगा शिफ्ट, तो ये जाएगा M इजिकल्स टू एन इंटू हैमार। अब मैं यहाँ पे हैन की वैल्यू क्या है जो मैंने निकाली हुई है, 7.5, MR उसने मुझे दिया हुआ है 132, तो 7.5 इंटू 132, तो ये आंसर आ गया 990। तो ये मेरे पास इसका ये मास हो गया 990 ग्राम। Methanol CH3OH is manufactured by the reaction between the hydrogen between the hydrogen and the carbon monoxide, and equilibrium mixture is produced. And now we have a mixture in which the H2, the hydrogen, is reacting with the CO to form CH3OH methanol. State what happens to the concentration of methanol CH3OH when the reaction is at equilibrium. Explain your answer in terms of rate of forward and reverse reaction. So basically, we have to describe the concentration, the parameters of the equilibrium ना, कि जब वो इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या चीजें आती हैं इसमें हमारे पास ना, होता क्या है। देखो दो चीजें उसने कि वो कही ना, एक तो कंसंट्रेशन को कि क्या होगा हमारी, सही है, एक तो कंसंट्रेशन को हमारी क्या होगा, दूसरा ये डिस्क्राइब करो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड
रिएक्शन के सेंस में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है, पहले तो हमें ये बताना है कि कंसंट्रेशन पे क्या ये इफेक्ट आ रहा है। दूसरा ये कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ ये बैकवर्ड है उस पे क्या फर्क जो पड़ रहा है, यानी उसके सेंस में हमें एक्सप्लेन करना है। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड से ये क्या इफेक्ट आ रहा है ये कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो देखो क्या होता है इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो है कि क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक हमारे पास ये पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम एक हमारे पास जो है ये पॉइंट होता है जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल ये हो जाता है। इक्विलिब्रियम हमारे पास एक स्पेसिफिक जब ये एक टाइम आता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, जिसमें हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल जो है वो हो जाता है। अब ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये जो रेट ऑफ ये बैकवर्ड के ये इक्वल होता है ना, ये स्पेसिफिक कंडीशंस पे होता है। जैसे ये बुलेट से मेरे पास ये वाला रिएक्शन है। अब इस पे जो इक्विलिब्रियम ये अचीव हुआ है ना, लेट से वो 300 डिग्री पर सेल्सियस है, प्रेशर 200 atm है, और कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर टीएम क्यूब है, ठीक है। अब ये मैंने एक ऐसी अपनी तरफ से कंडीशन अज्यूम जो है कि करी है। जब भी हम कंडीशन की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन को उसमें हम देखते हैं। तो अब जो इक्विलिब्रियम हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर होता है, यानी कि टेम्परेचर ये स्पेसिफिक होगा, प्रेशर ये स्पेसिफिक होगा, और एक कंसंट्रेशन ये स्पेसिफिक होगी, सही है। अगर मैं इनमें से कोई भी एक कंडीशन चेंज ये कर दूं, मैं थोड़ी सी भी अगर ये चेंज कर दूं, जैसे ये 300 है, मैं इसको कर दूं 299 डिग्री पर सेल्सियस, तो मेरा इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। यानी कि जो इक्विलिब्रियम ये स्टैब्लिश होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर होता है। ये जो वो कंडीशन मैंने लिखी है ये सिर्फ एक समझाने के तौर पे जो है ये लिखी है। हर रिएक्शन की कंडीशन जो है वो चेंज होती है, सही। तो इक्विलिब्रियम में जो है वो होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ ये बैकवर्ड के हो जाता है इक्वल ना। जैसे कि H2 और CO आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और वो ये फॉर्म कर रहे हैं CH3OH। जिस रेट से ये दोनों आपस में ये रिएक्शन कर रहे हैं उसी रेट से ना CH3 ये OH भी वापस जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। यानी जितना मेरे पास CH3OH जो वो बन रहा है उतना ही ये मेरे पास H2 और CO भी जो वो बन रहा है। तो जब दोनों का रेट सेम होगा, जब दोनों इक्वल वो क्वांटिटी में ये बढ़ रहे होंगे या ये बन रहे होंगे, तो दोनों की वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि भाई देखो, क्योंकि दोनों का ये रेट जो है वो इक्वल हो गया है ना, जिस जिस रेट से रिएक्शन आगे जा रहा है उसी रेट से रिएक्शन ये पीछे भी आ रहा है। तो जैसे पोलैट से मैंने 5 मिनट में जो है कि देखा, 5 मिनट्स में 20 मोल ऑफ CH3 ये हुए जो है कि बने, और 20 मोल ही जो है वो इसके ये बने H2 और CO के। तो जितना रिएक्शन ये आगे के जा रहा है उतना ही ये पीछे भी आ रहा है। तो क्या होगा, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। जितना रिएक्शन जितना ये प्रोडक्ट के बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट भी जो है वो बन रहा है, तो दोनों की ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। वहीं पे जो है कि ये रुक जाएंगी। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर देन उसके उसके बाद बोल रहा है कि भाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट, अब देखो यहाँ पे उसने इस जो रिएक्शन जैसी कंडीशन जो है की दी हुई है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अ pressure of 75 atmosphere and a temperature of 250 degree Celsius. State the two disadvantages of using a pressure below 75 atm। देखो एक तो क्या है कि दो चीजें ये हमारे पास हैं जो कि ये प्रेशर से रिलेटेड होती हैं। एक क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी क्या चीज है कि जो मुझे मेथनॉल मिल रहा है उसका अमाउंट जो है ये कितना है, ठीक है। अगर प्रेशर इंक्रीज, जैसे प्रेशर यहाँ पे मैं अगर 75 डिग्री से बिलो जो है के लेके आ रहा हूँ ना, तो मेरा रिएक्शन जो है यानी इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन में के जाएगा। अगर मैं जो अभी 75 atm पे ये रिएक्शन वो कर रहा हूँ, अभी जो मैं 75 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं इसको बिलो 75 atm पे के लिया हूँ, तो अगर मेरा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा अगर, तो CH3OH जो है ज्यादा के बनेगा। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में के जाएगा तो H2 और CO जो है ज्यादा हमारे पास बनेगा, सही।
तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे अगर मैं प्रेशर कर रहा हूँ ये डिक्रीज, यानी वो कम कर रहा हूँ, तो रेट तो जाहिर सी बात है वो डिक्रीज होगा। क्यों? देखो जैसे यहाँ पे, भाई यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने का वो मतलब क्या है ना, देखो प्रेशर का मतलब होता है कोलिजन। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर का मतलब है पुश करना, यानी फोर्स ओवर एरिया, यानी कितने एरिया के ऊपर कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। यानी दो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को कितना जो है ये पुश कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से कितना कोलिजन जो है ये कर रहे हैं। कोलिजन का दूसरा ये नाम क्या होता है? प्रेशर। सही है। अब अगर प्रेशर ये वो कम होगा तो ये कोलिजन क्या होगा? ये कम होगा। अगर कोलिजन ये कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सही। तो मेरा रेट यहाँ पे इस वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सेकेंडली, अब अगर मैं प्रेशर ये डिक्रीज कर रहा हूँ, ये वो कम कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे सीधा सा जो है हमारे पास वो चलता है रूल। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ ना, तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है ना वो जाता है टूवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ ये गैस की तरफ। मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो जाता है टूवर्ड्स मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ। और अगर मैं इसका ये उल्टा ये कर दूं, अगर मैं प्रेशर कर दूं इंक्रीज, तो जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो जाता है लेस मोल्स ऑफ गैस की तरफ, यानी जिस साइड पे गैस के मोल जो हैं वो कम होंगे अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ जैसा यहाँ पे हो रहा है, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो जाएगा जिस साइड पे गैस के मोल जो है वो ज्यादा होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ ऊपर ना, तो यहाँ पे गैस के मोल्स जो है ना ये बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे मेरे पास मिथनॉल है, मिथनॉल खाली एक ही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है ना गैस का ये मोल है। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट में ये वो देखूं, तो दो H2 के पास है, एक CO के पास है, तो रिएक्टेंट में टोटल तीन जो है के मोल्स आ रहे हैं ये गैस के। तो मेरा इक्विलिब्रियम जाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे गैस के मोल्स क्या है? ज्यादा है। तो अगर ये पीछे की तरफ ये जाएगा, तो मेरी जो CH3 ये OH है इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यील्ड ऑफ मिथेनॉल डिक्रीजेस, जो मिथेनॉल है उसकी क्या होगी? वो यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। फिर देन उसके वो बाद हमें बोल रहा है कि भाई कंप्लीट द टेबल 5.1 यूजिंग ओनली वन वर्ड, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। अब अगर मैं कैटलिस्ट ये ऐड कर रहा हूँ, देखो कैटलिस्ट में एक सीधी सी बात जो है क्या रखना, कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के काम आती है। यानी कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने के जो है वो काम आता है। कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है ये काम आता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन अगर मेरा वो देर से हो रहा है, तो वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को जल्दी जो है ये वो कर देगा। सही है। कैटलिस्ट फाइनल अमाउंट मुझे कितना के मिल रहा है ना, यानी प्रोडक्ट मुझे कितना के मिल रहा है, इसके ऊपर कोई भी कैटलिस्ट का अफेक्ट जो वो नहीं आता। यानी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कोई भी अफेक्ट जो है वो नहीं के करेगा। जो अफेक्ट करेगा वो करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज जो है ये कर देता है। अली मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया, मैं पहले वो कंप्लीट कर लूँ फिर उसकी तरफ ये आ जाता हूँ ना। फिर वो बोल रहा है कि भाई अफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ CH3 OH एट इक्विलिब्रियम। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैटलिस्ट का कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट का ये काम होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सही। और फिर इसका ये इफेक्ट क्या होगा? रिएक्शन पे ये इंक्रीज हो के कर देगा। फिर उसके वो बात बोला है कि भाई टेम्परेचर of a more than 250 degrees Celsius is used, the yield of methanol is decreased. State what can be deduced from the forward reaction. वो बोल रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर जो है यूज कर रहे हैं। 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं, यानी ज्यादा टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर ये इंक्रीज कर रहे हैं। और हमारी जो मेथनॉल की यील्ड है वो डिक्रीज हो रही है। जो इथेनॉल की यील्ड, जो मिथेनॉल की यील्ड है वो डिक्रीज हो रही है ना। यानी कि मिथेनॉल की यील्ड डिक्रीज होने का मतलब क्या है? देखो ये मेरे पास जो ना रिएक्शन है ना, ये मेरे पास रिएक्शन है।
इसमें हमारे पास ये है H2O2 रिएक्टिंग विथ कार्बन टू फॉर्म CH4। यही था ना? सॉरी, CH4 नहीं बन रहा, सॉरी, मिथेनॉल बन रहा था। एक मिनट, ये रिएक्शन था ना, 2H2 रिएक्टिंग विथ CO टू फॉर्म CH3OH। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ ना, 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरी जो मेथनॉल की यील्ड है ना, जो मेरी इसकी वो यील्ड है, मेथनॉल जो है ये डिक्रीज हो रहा है। क्यों? अब ये डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जब मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो के जाएगा, तो मेरा मेथनॉल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब मेरा इक्विलिब्रियम वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है के जाएगा, तो मेरा मेथनॉल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज है, ये सुन लो, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके ना। एक सेकंड बस। अब तो यहाँ पर आपको ना टेम्परेचर का एक छोटा सा रूल जो है कि समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मसला जो है वो टेम्परेचर के अंदर ही होता है। देखो, टेम्परेचर में ना जो हम इक्विलिब्रियम ये इस्टेब्लिश करते हैं, वैसे तो ये एक के मार्क का है, लेकिन ये किसी को समझा रहा हूँ क्योंकि ये कभी ज्यादा मार्क का भी ये आ जाता है। भाई टेम्परेचर मेरे पास है, टेम्परेचर में दो चीजें हैं, या तो एक्सो ये थर्मिक होगा, या फिर एंडो जो वो थर्मिक होगा। भाई मेरे पास सिर्फ दो ही ये चीजें आती हैं, या तो रिएक्शन मेरा एक्सो है, या तो रिएक्शन मेरा हैंडो है। या तो रिएक्शन मेरा हेक्सो है, या तो रिएक्शन मेरा ये हैंडो है। दो ही चीजें यहाँ पे हमारे के पास होती हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो होता क्या है, अगर मेरे पास रिएक्शन एक्सो ये थर्मिक है, दैट मीन्स की हीट जो है वो रिलीज हो रही है वो ज्यादा। अगर मेरे पास रिएक्शन एक्सो जो है कि थर्मिक है, इट मीन्स की हीट जो है वो रिलीज हो रही है वो ज्यादा। तो हीट रिलीज कहाँ से होती है? हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट साइड से। तो अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है, तो हीट का वो साइन आ जाएगा प्रोडक्ट साइड पे। अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट का साइन आ जाएगा प्रोडक्ट साइड पे। यानी कि जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो स्टैब्लिश होगा विद द हीट साइन ऑन दी प्रोडक्ट साइड। तो ये हीट का साइन आ गया प्रोडक्ट साइड पे। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज ये कर रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज ये कर रहा हूँ ना, तो जिस साइड पे हीट है वो साइड इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो डिक्रीज हो जाएगी। सही है? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सो है, एक्सो में क्या होता है कि हमारी हीट जब वो रिलीज होती है, और हीट रिलीज कहाँ से होती है? हीट हमेशा रिलीज होती है फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड को इंक्रीज कर, जैसे कि यहाँ पे क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड से हीट क्या हो रही है, ये रिलीज हो रही है, तो हीट का साइन आ जाएगा ऑन दी प्रोडक्ट साइड। सही। तो हीट का साइन आ रहा है प्रोडक्ट के साइड पे। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जिस साइड पे हीट है वो साइड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जो उसके अपोजिट साइड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना? भाई अगर ये साइड इंक्रीज हो रही है, इस तरफ ये हीट है, मैंने हीट इंक्रीज करी, तो ये साइड ये इंक्रीज हो गई, तो उसकी जो अपोजिट साइड थी वो डिक्रीज हो गई। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि अब इक्विलिब्रियम को उस तरफ ये ले जाओ जो साइड डिक्रीज हुई है। तो हम जो साइड डिक्रीज हुई है उस तरफ इक्विलिब्रियम को हम ले जाएंगे। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारी सी और टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हो रहा है हमारे साथ मिथेनॉल का ना, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज जो है कि कर रहा हूँ ना, अब मेरे पास क्योंकि अगर ये रिएक्शन एक्सो के थर्मिक है, अगर ये रिएक्शन एक्सो ये थर्मिक है, तो जब मैं हीट इंक्रीज कर रहा हूँ, जब मैं हीट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये वाली साइड इंक्रीज हो रही है, और ये वाली अपोजिट साइड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो अपोजिट साइड की तरफ जो है ये पे चला जाएगा, और मेरा मेथनॉल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन मेरे पास ये एंडो ये थर्मिक होता, तो यहाँ पे फिर हीट का ये वो साइन नहीं आता। हीट का साइन आता ऑन दी अपोजिट साइड। फिर हीट का साइन आता यहाँ पे। ठीक है। और जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज के करता, तो ये साइड इंक्रीज हो जाती, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो डिक्रीज हो जाती। तो इक्विलिब्रियम मेरा जो साइड ये डिक्रीज हुई है उस तरफ जो है वो चला जाता, और मेथनॉल की यील्ड यानी इसका अमाउंट इंक्रीज जो है वो हो जाता। सही। अब क्योंकि मेरे पास रिएक्शन क्योंकि हेक्सो है,
सही है। अब क्यों अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से यील्ड इंक्रीज क्यों डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पास रिएक्शन हेक्सो है। तो जब मैं ये इंक्रीज पुकार रहा हूँ टेम्परेचर, तो ये साइड इंक्रीज हो रही है, इसके अपोजिट साइड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सही है। तो मेरा रिएक्शन जो है वो उसी साइड की तरफ आ जाएगा जो साइड डिक्रीज हुई है। तो मेथनॉल को क्या कर देगा? डिक्रीज जो है ये कर देगा। ठीक है। तो मेरे पास रिएक्शन क्या है? हेक्सो। सही। और इसमें जो याद करने की चीज है वो ये है, अगर मेरे पास रिएक्शन एक्सो ये वो थर्मिक है, और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो रिएक्टेंट साइड डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होगी, और इक्विलिब्रियम में रह जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ। उसने यहाँ पे जो वो किया क्या है, उसने ये हेक्सो वाला पार्ट जो है ये हाइड कर दिया है। उसने कहा है कि अब ये बताओ ये हेक्सो है क्या फिर एंडो है? सही है। तो उसने क्या बोला है कि भाई मेरी मेथनॉल की यील्ड, यानी कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज जो है क्या कर रहा हूँ ना, अब टेम्परेचर मैं कर रहा हूँ इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे उसने ये चीज है वो ये छुपा दी है कि ये एंडो है क्या फिर एक्सो है। ठीक है। अब मैं टेम्परेचर कर रहा हूँ इंक्रीज। सही है। अब टेम्परेचर इंक्रीज में सिर्फ यही वो चीज मेरे सामने आ रही है, ये वाली, ये दोनों केरॉज मेरे सामने आ रही हैं। अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज वो कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट साइड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। जो यील्ड है मेथनॉल की वो डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ जा रहा है? राइट हैंड साइड की तरफ जो पहुंचा रहा है। ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड की तरफ के जाए तो मेरा ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक मेरा ये रिएक्शन होगा। मेरा रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरी जो यील्ड है ये, यानी कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ खिंच जाए, तो एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन। आपको ये टेबल याद करना होगा, नहीं तो इसमें आप ये फंस जाओगे। suggest suggest which of the element suggest which of the elements from the list is a suitable catalyst for a reaction, give a reason of your answer। normally जो transition वो metals होते हैं ना, normally क्या, ज्यादातर जो transition metals होते हैं वो यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट। एक तो मेटल्स होते हैं हमारे पास यूज ना, या तो एक, या तो मेटल्स होते हैं यूज प्योर मेटल, या उन्हीं मेटल के कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म। या तो प्योर जो है मेटल होते हैं यूज, या फिर उन्हीं प्योर मेटल के कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म ना। सही है। और जो मेटल होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है, यानी कि एक आम जो है मेटल एज कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल जो है वो हमारे पास होता है यूज। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे चार जो है पांच जो है वो मेटल्स दिए हुए हैं। ठीक है। पेरियम, कार्बन, कॉपर, पोटेशियम और सल्फर सारे मेटल्स नहीं है। पेरियम आता है ग्रुप 2 में, कार्बन आता है ग्रुप 4 में, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है टीएम, पोटेशियम आता है ग्रुप 1 में, और सल्फर आता है ग्रुप 6 में। बट देखो इनमें से कोई भी क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें से कोई ट्रांजिशन मेटल जो के नहीं है। नॉर्मली ये मेटल होते हैं, नॉन मेटल तो कैटलिस्ट ये होते भी नहीं है ना। तो कार्बन भी नहीं हो सकता और सल्फर भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ही जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है। तो कैटलिस्ट कौन सा होगा? वो कॉपर है। और क्यों होगा? रीजन मैंने ऊपर ये बता दिया, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल्स ही हमारे पास जो है एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। अच्छा, फिर देन उसके वो बाद हमें बोल रहा है कि methanol is a member of the homologous series of alcohols, state the two characteristics of all the members of homologous series। यानी कि homologous series में इसकी ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो अब जैसे कि homologous series का मतलब क्या है? जैसे एल्केन है, अब जितने भी एल्केन होंगे ना वो एक ही homologous सीरीज में होंगे, यानी एक फैमिली में होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, एल्केन है, एल्केन में मिथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो ये सारे क्या हैं? ये एक ही ये होमोलॉगस सीरीज से आ रहे हैं, एक ही जो फैमिली से आ रहे हैं। अब जितने भी ये होमोलॉगस पीपल सीरीज वाले होते हैं ना, एक तो क्या है,
एक तो इनकी केमिकल जो है ये प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे कि अगर ये एल्केन है तो एल्केन का मतलब है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर एल्कीन है, एल्कीन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। सही है। और अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल में आएगा OH। ये इसकी जो है वो फंक्शनल जो है ये ग्रुप होगा। कार्बोऑक्सिलिक है तो उसमें आएगा COOH। तो क्या होता है कि हर फंक्शन हर होमोलॉगस चीज का अपना जो है एक फंक्शनल जो है वो ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इनकी ये प्रॉपर्टी सेम होती है। यानी जितने भी मेरे पास कार्बोऑक्सिलिक एसिड होंगे सब में COOH आएगा। जितने भी ये एल्कोहल होंगे सब में ये OH आएगा। जितने भी एल्कीन होंगे सब में जो C डबल बॉन्ड C आएगा। इस वजह से इनकी जो है वो केमिकल ये प्रॉपर्टी सेम होंगी। जितने भी एल्कीन है सबकी केमिकल ये प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल ये प्रॉपर्टीज का ये मतलब होता है रिएक्शन। यानी कि सारे के सारे जो एल्कीन है इनके रिएक्शन सेम होंगे। जितने भी अल्कोहल है उनके के रिएक्शन सेम होंगे। जितने भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड है इन सब के रिएक्शन सेम होंगे। ठीक है। फिर उसके के बाद क्या आता है कि इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। जैसे कि एल्केन है, जितने भी एल्केन होंगे सबका क्या होगा, CnH2n+2। जितने भी एल्कीन होंगे उनका होगा CnH2n। जितने भी अल्कोहल होंगे उनको होगा CnH2n+1 OH। जितने भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड होंगे उनको होगा CnH2n+1 COOH। सही। तो जितने भी मेरे पास ये होमोलॉगस वो सीरीज होंगी उन सब का फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। सही। फिर उसके बाद बोल रहा है कि स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल दैट कंटेन्स 5 कार्बन एटम। तो इसके लिए सबसे ये आसान क्या है, आप अल्कोहल का लिखो फॉर्मूला। सही। अब देखो उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझसे जो है वो पूछा है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, CN। अब देखो इसने बोला है 5 जो है ये कार्बन वाला है ना, कंटेन्स 5 कार्बन्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5। फिर C2H5+1 OH। तो यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C5H11 ये OH। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कि लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी ये वो कार्बन है उनको एक साथ जो है ये ज्वाइन कर दो, यानी ये सम अप कर दो। जितने भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल जो है कि कितने, 11 यहाँ पे 1 यहाँ पे। तो सारे हाइड्रोजन को एक जगह जो है ये गैदर कर दो। और जितने भी ऑक्सीजन है सारे ऑक्सीजन को एक जगह जो है ये गैदर कर दो। तो ये मेरे पास बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो एक सिंपल जनरल फॉर्मूला में वो 5 की वैल्यू जो है ये पुट करते हैं, यहाँ पे भी ये है ना रहा है। और वो इसी तरह से जो है ये लिख देते हैं। ये जनरल फॉर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या होगा कि जो दो जगह जो हाइड्रोजन है इन दोनों को आपको ये गैदर जो है एक जगह ये करना होगा। ठीक है। तब जाके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ये बनेगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड react with the alcohols to form esters. Draw the disparate formula of the ester which contain 3 कार्बन atoms. देखो आपने कोई भी एक एस्टर जो ये बनाना है जिसमें 3 जो है वो ये कार्बन एटम्स हो ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये बना दो एस्टर। COO ये हो गया एस्टर। अब देखो आपकी ना आपकी ये चॉइस के ऊपर होता है क्या है कि 3 जो है वो कार्बन एटम्स ये होने चाहिए। या तो आप जो है ना एक कार्बन एटम ये बनाओ यहाँ पर और एक बनाओ यहाँ पे, लेकिन आपने पूरा डिस्प्लेड जो है कि बनाना है, सारे जो ये बॉन्ड है वो शो करना है। ठीक है। या तो आप ये वाला जो है ये बना दो एक। ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर दे ताकि बाकी भी आ रहे। या फिर आप जो है एक और से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो वो बना सकते हो। देखो एस्टर के लिए पता है वो शर्त क्या होती है। हम असल में ना कार्बोऑक्सिलिक एसिड और ये एस्टर में ना ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारा सारा जो है ना ये मसला होता है। देखो एस्टर और कार्बोऑक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या है। एस्टर हमारे पास होता है ये सी, ये है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। या तो यहाँ पे आर होगा या एच होगा। आर का मतलब कोई भी जो ये कार्बन चेन ना। ठीक है। या यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ सकता है। और एस्टर क्या होता है, एस्टर मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे लाजमी जो है वो हार होगा, इस तरफ या तो हार होगा या फिर ये हेज होगा। तो ये हो गया मेरे पास एस्टर।
और ये वाला क्या है, ये है कार्बोऑक्जेलिक एसिड। तो एस्टर और कार्बोऑक्जेलिक एसिड में फर्क क्या है? एस्टर और कार्बोऑक्जेलिक एसिड में फर्क ये, एस्टर में ऑक्सीजन के साथ लाजमी जो है वो एक कार्बन जो है ये ग्रुप होता है, और कार्बोऑक्जेलिक में ऑक्सीजन के साथ जो वो H होगा। ये मेजर मेजर ये डिफरेंस है जो दोनों को अलग अलग ये करता है। बाकी सी डबल बॉन्ड ये हो के साथ हाइड्रोजन भी आ सकता है, और कोई वो कार्बन चेन भी आ सकती है। कोई हाइड्रोजन भी आ सकता है और कोई कार्बन चेन भी आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के जो है ना एस्टर्स आप ये बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे दो टाइप के आप एस्टर्स जो है वो ये बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एक में आप जो है ये क्या करोगे, एक में जो है ना आप, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, यहाँ पे आपने ये बनाया, पहले बनाया ये एस्टर, फिर एक कार्बन यहाँ बना दिया, कार्बन यहाँ पे जो के बना दिया। या फिर आप इस वो तरह से भी ये वो कर सकते हो कि आपने बनाया ये हेस्टर, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, अब आपने दोनों कार्बन जो है ना यहाँ पे वो बना दिए C2H5, और इसको कर दिया H। यानी कि जो ये जो दोनों ये वो कार्बन थे, इसको आपने कंबाइन करके अल्काइल के साथ जो ये बना दिया। तो आप दो टाइप के एस्टर्स जो है यहाँ पे वो बना सकते हो। बच्चे ज्यादातर ये वाला एस्टर जो वो बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का भी वो डिस्प्लेट फॉर्मूला आप ये वो दिखा दोगे ना। अगर मैं ये वाले का इस वाले का डिस्प्लेट फॉर्मूला ये दिखाऊं तो ये ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड OH, फिर O, फिर C और CH, इस तरह से ये इसका डिस्प्लेट जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। यानी सारे बॉन्ड्स बने कि प्रॉपर तरीके से वो दिखा दिए। फिर देन उसके वो बात बोल रहा है कि ब्यूटाइल हिथानोएट इज एन एस्टर, नेम द एल्कोहल इन द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट रिएक्ट टू प्रोड्यूस द ब्यूटाइल हिथानोएट। अच्छा देखो, ये तो मैंने काफी दफा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एस्टर की जो मेरी ड्राइव में जो है वो लाजमी एक दफा ना ये वो देख लेना, इसमें मैंने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया है कि भले ही आपको कोई एस्टर जो ये दिया हो या फिर आपको कोई नेमिंग जो ये दी गई हो, उससे आप कैसे जो है ये बताओगे कि ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा जो है वो अल्कोहल है। तो देखो ये होता है क्या, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास है ब्यूटाइल इथानोइड। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट ब्यूटाइल वाला, ये आता है अल्कोहल से। यानी कि जो अल्काइल वाला वो पार्ट है, इट कम्स फ्रॉम द अल्कोहल। और जो ये वाला होता है पार्ट, जो इथानोइड वाला पार्ट होता है, इट कम्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द सिंपल थिंग। जो पहले वाला पार्ट होता है ना अल्काइल वाला, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, वो आता है अल्कोहल से। और ये वाला जो पार्ट होता है ये इथानोइड वाला, ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या बनेगा, इथानोइड का, ये बनेगा इथानोइक एसिड। और जो ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल का क्या बनेगा, वैसे तो बच्चे बना देते हैं ब्यूटानॉल, लेकिन जब चार ये वो कार्बन आते हैं तो आपने नंबरिंग करना बहुत जरूरी होता है, तो ये बनेगा ब्यूटेन फेनॉल। यानी वो कॉर्नर पे मेरा ये अल्कोहल होगा। अब देखो, अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, C डबल बॉन्ड हो वाला, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये आता है अल्कोहल से। सही है। ऊपर जो ये एस्टर ये अलग था। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर जो ये दिया हुआ हो, तो ये जो अल्काइल ये वाला पार्ट है ना, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ये अटैच है, ये आएगा अल्कोहल से। और ये वाला पार्ट है C डबल बॉन्ड O वाला, ये आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास वो बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास, कार्बन दिस, हाइड्रोजन दिस एंड ऑक्सीजन दिस, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट जो है ना ये टॉपिक है। इसमें अगर मार्क्स गए तो दैट मीन्स के यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम। सबसे आसान चीज़ है ये। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन क्या है, स्टेप वन क्या है, कार्बन है 64.87, हाइड्रोजन है 13.51, और ऑक्सीजन है 21.62। अब
पहले स्टेप क्या है, इनको इनके हेयर से कर दोगे डिवाइड। कार्बन का हेयर क्या होता है? 12। सही, कार्बन का हेयर क्या होता है? 12। हाइड्रोजन का हेयर क्या होता है? 1। और ऑक्सीजन का हेयर क्या होता है? 18। सही। अब यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा? 16। 64.87 डिवाइड बाई 12, दैट इज 5.405। हाइड्रोजन का आ जाएगा वही 13.51। और ऑक्सीजन का आ जाएगा 21 पॉइंट हाँ 21.62 डिवाइडेड बाय 16। मैंने गलती से 18 जो है ये लिख दिया है, यहाँ पे 16 होता है ना ऑक्सीजन का यार। तो ये आ जाएगा 1.351। अब आपने करना क्या है, जो इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट के नंबर आ रहा है, ये जो तीनों निकाले हैं इसमें जो स्मॉलेस्ट ये नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला। उससे जो है ना तीनों को क्या करो, फिर डिवाइड कर दो। ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। स्मॉलेस्ट ये तो 1.351, 1.351, 1.351। 1.351। तो ये आ गया 4। हाइड्रोजन आ गया वो 10। और ऑक्सीजन आ गया 1। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके ये पास हो गया, C4H10O। फिर देन इसके बाद है हमारे पास, वो बोल रहा है कि भाई दिस क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोडक्ट टेबल, स्टेट द नेम गिवन टू दी ग्रुप 7 एलिमेंट। ग्रुप 7 को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस हम बोलते हैं। ग्रुप 7 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 7 को हम बोलते हैं हेलोजेंस ना। ग्रुप 7 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 7 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। सही। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हेलोजेंस। फिर उसके बाद वो बोल रहा है स्टेट विच ग्रुप 7 एलिमेंट्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। भाई रिएक्टिविटी हमें पता है कि जब हम ये ऊपर को जाते हैं, देखो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी वेरी करती है। वेरी किस तरीके से के करती है मेटल और नॉन के मेटल की? अगर मेरे पास मेटल है यानी ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है या ग्रुप 3, नॉर्मली ग्रुप 1 2 में सारे के सारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स में मैं जितना नीचे आऊंगा उतना ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि दे आर मेटल्स, मेटल्स का चक्कर अलग है। ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल पे आ जाऊं, यानी ग्रुप 6 7 5 6 7 ना, तो ग्रुप 5 हो गया, 6 हो गया, वो 7 हो गया। इसमें अगर मैं ऊपर आ रहा हूँ तो मोर जो रिएक्टिव है, यानी बिल्कुल अपोजिट है। नॉन मेटल में चीज बिल्कुल अपोजिट जो है वो हो जाती है। मेटल में मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। ठीक है। और सॉरी, नीचे आ रहा हूँ तो ज्यादा रिएक्टिव है मेटल में। नॉन मेटल में ऊपर जा रहा हूँ तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो हेलोजन में क्या होता है मेरे पास? सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर स्टेंटियम। तो सबसे ऊपर कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन होगा, क्योंकि सबसे ऊपर कौन होता है? फ्लोरीन होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन। फिर देन उसके बाद हमारे पास है, या फिर आप चाहो तो F2 भी लिख सकते हो। वो बोल रहा है कि गिव द फिजिकल स्टेट एंड द कलर ऑफ आयोडीन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आयोडीन देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है? फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन मेरे पास होता है गैस। क्लोरीन जो है वो भी मेरे पास गैस होता है। ब्रोमीन वो लिक्विड होता है। आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है। वैसे तो ये सारी ये नीचे वाला नहीं है। ठीक है। और आयोडीन का जो वो कलर है वो ब्लैक होता है। सही। ये नीचे वो आएंगे तो ये इनका वो कलर जो है वो डार्कर होता है, वो चले जाता है। फ्लोरीन का कोई भी नहीं होता कलर, ये कलर के लेस होता है। क्लोरीन का कलर जो वो येलो होता है। ब्रोमीन का कलर जो है ये ब्राउन होता है।
और हाइड्रोजन का कलर जो है ये ब्लैक होता है। ये जितना ये नीचे आएंगे कलर उतना जो है वो डार्कर होता है, वो चले जाता है। अब वो बोल रहा है कि भाई व्हेन ब्रोमीन इज एडेड टू द एक्वस सोडियम हाइड्राइड a displacement reaction occurs, the equation for the reaction is shown। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट द आने की इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब भाई सबसे पहले तो इसको इसके आइंस में जो है ये ब्रेक कर लो। Br2 2K प्लस प्लस 2I माइनस 2K ना, तो 2I माइनस गिव्स ऑफ 2K प्लस प्लस 2Br माइनस प्लस I2। अब जो इस इक्वेशन में जो दोनों तरफ आयन सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ आयन सेम कौन सा है? पोटेशियम वाला। तो पोटेशियम दोनों तरफ क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया है वो ऊपर ये के लिए, तो क्या बचा है? Br2 प्लस 2I माइनस इज इक्वल टू 2Br माइनस एंड I2। Br2 प्लस 2I माइनस इज इक्वल टू 2Br माइनस, क्योंकि 2 K प्लस कैंसिल हो गया, प्लस I2। दोबारा से जो है ना ये सॉरी। अच्छा देखो, अब वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन रिएक्ट एट अ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्रोजन मोनोब्रोमाइड IBR। द इक्वेशन इज शोन। अब अब यहाँ पे देखो हमारे पास I2 है, I2 वो रिएक्शन कर रहे हैं Br2 के साथ और ये बना रहे हैं 2IBR। सही है। अब वो क्या बोल रहे हैं? द स्ट्रक्चर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर आई, यानी आई बॉन्ड आई, Br का Br से बॉन्ड है और I का Br से जो है ये बॉन्ड है, यानी इस तरीके से है ना। I का बॉन्ड I से है, Br2 का मतलब Br है, और 2IBr का मतलब I का Br से जो है ये बॉन्ड है। अब यहाँ पे कुछ जो चीजें आपने याद ये वो रखनी है, वो क्या है? देखो वो हमें बोला है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पीज। अब मैं आपको एक सीधा सा एक फॉर्मूला जो वो समझाता हूँ। देखो होता क्या है, एक मिनट। देखो यहाँ पे जो भी मेरे पास जो भी मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे होता है वो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, और वो एंडोपोथर्मिक होता है। जो भी मेरे पास ये प्रोडक्ट साइड पे आएगा, यानी राइट साइड पर आएगा, वो होगा एक्सोथर्मिक और वो होगा बॉन्ड मेकिंग। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, वॉट एवर वी आर हैविंग, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है या जो भी रिएक्टेंट साइड पर है, ठीक है। अब जो भी हो, जो भी होगा, मुझे इससे ये कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है। जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड पर होगा, उसको मैं बोलूंगा बॉन्ड ब्रेकिंग। ये चीज आपने याद कर लेनी है। और बॉन्ड ब्रेकिंग होता है एंडोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है? एंडोथर्मिक। और जो भी मेरे पास राइट हैंड साइड पर होगा, वॉट एवर वी आर हैविंग ना, यानी जो भी प्रोडक्ट साइड पर होगा, जो भी राइट हैंड साइड पर है वो क्या होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। जो भी राइट हैंड साइड पर है, जैसे यहाँ पे IBR है, तो ये मेरे पास होगा बॉन्ड मेकिंग। ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास होगा बॉन्ड मेकिंग। और बॉन्ड मेकिंग मेरे पास होता है एक्सोथर्मिक। सही। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला जो है कि मेरे पास क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग। यानी कि जो पूरे रिएक्टेंट साइड की बॉन्ड एंथैल्पीज है ना, यानी कि जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड की यानी बॉन्ड ये ब्रेकिंग की जो बॉन्ड की एंथैल्पीज है, आप इसको करोगे सब्ट्रैक्ट किससे? बॉन्ड मेकिंग से। बॉन्ड ये ब्रेकिंग की जो एंथैल्पीज होंगी पूरी, ये कंबाइन करके उसको आप बॉन्ड मेकिंग से क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। अब अब उसने स्टेप यहाँ पे दिए भाई, यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या है भाई हमारे पास?
कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ I2 एंड 1 मोल ऑफ Br2। यानी Br2 और I2 की जो कंबाइन की एनर्जी क्या है ना, तो आई, दो यहाँ पे आ रहे हैं ये बॉन्ड्स, आई और आई, और बी आर। आई और आई की एनर्जी जो है कि कितनी है, आई और आई की है 150, बी आर और बी आर की कितनी है 193। तो ये हमारे पास दोनों कंबाइन होकर हो जाएंगे 343। फिर सेम इसी वो तरह से वो बोल रहे हैं कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड इन 2 मोल ऑफ IBr आर फॉर्म। IBr के दो है ना यहाँ पे मोल्स, यहाँ पे 2 IBr है ना, तो इसमें कितनी एनर्जी जो है मेरी आ रही है ना, तो 2 IBr, इक्वेशन लिखी 2 IBr, 2 IBr, यानी 2 × IBr ना। अब IBr की एनर्जी कितनी है 175, तो ये हमारे पास कितना आ गया 350। अब ये है हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग, ऊपर वाला ना, बॉन्ड ब्रेकिंग BB, और ये है बॉन्ड मेकिंग BM। सही है। अब आप वही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दो जो हमने ऊपर अभी अप्लाई किया था, जो भी मैंने आपको बताया था, ये वाला। अब ये जो है ना, ये देख लो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है मेरे पास 343, बॉन्ड मेकिंग क्या है 350, तो आपके पास एंथैल्पी कितनी आ रही है -7। तो आप -7 यहाँ पे जो कि लिख दोगे, सही। फिर देन उसके बाद हमारे पास है वो बोला कि सोडियम इज इन ग्रुप 1 of the periodic table. When the sodium is added to water, a chemical reaction occurs. Give two observation when the sodium is added to the water. वो बोले कि भाई सोडियम ग्रुप 1 का जो मेटल है उसको मैं वाटर में ऐड करता हूँ तो रिएक्शन होता है, बताओ कि क्या ये ऑब्जर्वेशन होगी। देखो अगर मैं सोडियम, ये सॉलिड है, अब मैं बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो के बता रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी जो ये लिख सकते हो। सोडियम को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो होगा क्या, सोडियम जो है वो सॉलिड है, वाटर में मैं ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा, सॉलिड जो है वो डिजोल्व होगा, ये वाटर में आ, दो चीजें बनाता है, या तो Na2O बनाएगा या NaOH बनाएगा, सही। अब यहाँ पे एक तो क्या होगा, एक तो है कि सॉलिड जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ की रिएक्शन करेगा तो वो ये सॉलिड डिजोल्व हो जाएगा, सही। फिर वो दूसरा इसके बाद, और फिर दूसरा इसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, जो सोडियम का हमारे पास जो ये रिएक्शन आता है ना, अगर मैं उसको पूरा लिखूं तो ये आता है मेरे पास रिएक्शन सोडियम का NaH2O टू फॉर्म NaOH+H2। ये मेरे पास जो ये रिएक्शन आता है सोडियम का ना। अब इसमें आप देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें फॉर्म हो रही है ना, सही, एक ये आ गया। अब दूसरा क्या है कि मेरे पास जो है ना बबल्स आएंगे इसके H2 के, बबल्स, या फिर मैं एफरवेसेंस भी वो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये दो ऐसी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये आप ये वो लिख सकते हो, ठीक है। एक बबल्स हो गई और दूसरा ये हो गया। फिर एक क्या होता है, एक ये भी होता है कि रिएक्शन बहुत एग्रेसिव होता है, एक्सप्लोसिव, जब ये रिएक्शन होता है, बट जो आपके यहाँ समझ में आने वाली हैं वो यही को दो हैं। एक क्या है कि भाई जो मेरा सॉलिड था, एक तो सॉलिड क्या हो रहा है, ये डिजोल्व हो रहा है, सॉलिड क्या हो रहा है, ये डिजोल्व हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है H2 के क्या होंगे, ये बबल्स होंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि phenolphthalein is added to the solution when the reaction has finished. State the color of the phenolphthalein in the solution. अब देखो भाई ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेस, यानी कि हल्कली, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है बेस, हाँ, यानी कि हल्कली। तो अल्कली का वो कलर कौन सा होता है, ब्लू। एसिड का कौन सा होता है, रेड। तो ब्लू वो कलर इसका जो है वो आ जाएगा। और बाकी फिनोफ्थलीन वगैरह के वो कलर है जो कि आपको इंडिकेटर से कलर याद करने होंगे, वही शीट जो मैंने